तो अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 2, जिसमें सबसे पहले आता है कस्टम। लेकिन उससे भी पहले हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या क्या है। तो आर्टिकल 38 जो है स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो हमें बताता है कि हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के। जिसमें पहले वो बताता है इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जिसमें ट्रीटीज़, कोवेनेंट्स, ये सब आती हैं। और ये फिर आता है इंटरनेशनल कस्टम्स एज एविडेंस ऑफ अ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज लॉ, जनरल प्रैक्टिसेस एंड इंटरनेशनल कस्टम्स। फिर आते हैं हमारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, और फिर आते हैं हमारे पास जुडिशियल डिसीजंस एंड राइटिंग्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ जूरिस्ट्स। तो ये सारे जो है ये हमारे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। कि हमारा क्लॉज 1 कहता है, हमारा क्लॉज 2 है वो कहता है कि ये प्रोविज़न जो है पावर, कोर्ट की पावर को कम नहीं करेंगे। मतलब अगर कोर्ट को लग रहा है कि इन सारे प्रोविजंस के अलावा वो डिसीजन दे सकती है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, एक्स एक्यो एट बोनो मीन्स इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, तो उस बेसिस पे भी कोर्ट जो है डिसीजन दे सकती है। ये हमारा क्लॉज 2 कहता है आर्टिकल 38 का। ये एकलौता ऐसा आर्टिकल है जिसने पहली बार सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को कोडिफाई किया था। ऑल्दो यहाँ पे कई ऐसे सोर्सेज हैं जो कोडिफाइड नहीं हैं, जैसे हमारे पास रेजोल्यूशंस हैं यूएनजीए की, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की रेजोल्यूशंस है, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं। ये मॉडर्न सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के बेसिकली, और जो ऊपर थे ये ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं। फिर इसमें इंटरनेशनल लॉ कमीशंस की रिपोर्ट आ गई हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जैसे पेरिस कॉन्फ्रेंस के, कन्वेंशंस होती हैं, वहाँ की जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं वो डिप्लोमेटिक इन स्टेट पेपर्स, यानी कि अगर मान लो 2 कंट्रीज़ के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है और आईसीटी को वो सेटल करना है, तो इन सारी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे डिप्लोमेटिक पेपर्स कि हाँ, क्या डिप्लोमेटिक पेपर्स उस वक्त एक्सचेंज हुए थे, क्या डीड हुई थी, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो भी था, ये सब हमें डिप्लोमेटिक पेपर्स के थ्रू पता चलेगा। ऑल्दो जो आर्टिकल 38 की लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये बड़ी इंक्लूसिव है। इसमें और भी आप सोर्सेज ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इन सोर्सेज के अलावा कोई और सोर्सेज नहीं है, और भी सोर्सेज हो सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के। और अब हम बात कर लें कि क्या इंटरनेशनल सोर्सेज के बीच में भी हायरार्की होती है। तो बिल्कुल हायरार्की होती है। इसमें जो जजमेंट्स आई हैं आईसीजे की, उसी से हमें पता चलता है हायरार्की का, कि सबसे पहले आती हैं हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस या फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज़, फॉलोड बाय इंटरनेशनल कस्टम्स, फॉलोड बाय जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, और फिर जजमेंट्स। और अगर ये सब कुछ मिसिंग है तब हम मॉडर्न सोर्सेज को लाएंगे। मतलब पहले वो ए बी सी, ये जो हमारे पिछले पेज में थे ए बी एंड सी, ये हमारे प्राइमरी सोर्सेज हैं, और जुडिशियल डिसीजंस वाला हमारा सेकेंडरी सोर्सेज है, और फिर हमारा तीसरा आता है मॉडर्न सोर्सेज इंटरनेशनल लॉ के। तो अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल कस्टम की, इंटरनेशनल कस्टम 2 तरह का होता है, एक होता है जनरल कस्टम एंड एक होता है लोकल एंड रीजनल कस्टम। जनरल कस्टम वो कस्टम होता है जो पूरे वर्ल्ड के जितने भी नेशन कंट्रीज़ हैं वो सब फॉलो करते हैं, वो होता है जनरल कस्टम। लोकल कस्टम वो होता है, या रीजनल कस्टम वो होता है जो लोकल या रीजनल लेवल पे फॉलो किया जाता है। जैसे कि जनरल कस्टम का अगर हम एग्जांपल दें तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। कोई भी डिप्लोमेट किसी भी कंट्री में जा रहा है, उसको वहाँ पे इम्यूनिटी मिलती है, उसको प्रोटेक्शन मिलती है उस पर्टिकुलर कंट्री में, ये एक जनरल कस्टम है। प्रोटोकॉल्स होते हैं, कोई प्रधानमंत्री आ रहा है किसी देश का या कुछ भी है, तो वहाँ पे जो प्रोटेक्शन उसे मिलती है। या फिर टेरिटोरियल वाटर्स का अगर हम बात करें कि 20 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कोस्टल लैंड विल बी योर टेरिटोरियल वाटर्स, ये सारे जो रूल्स हैं ये सारे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं, और ये सारे जनरल प्रिंसिपल्स कहलाएंगे, जनरल कस्टम्स कहलाएंगे बेसिकली। लोकल और रीजनल कस्टम की अगर हम बात करें तो जो लोकल कस्टम होते हैं, जो लोकल लेवल पे हम फॉलो करते हैं, रीजनल लेवल पे हम फॉलो करते हैं, 2 कंट्रीज़ के बीच में जो सदियों से फॉलो किया जा रहा है, वो हमारा लोकल कस्टम या रीजनल कस्टम का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ना 2 केसेस हैं, 3 केसेस हैं बेसिकली, और हम 4 कर लेंगे, 4 केसेस करेंगे हम इसमें। नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस है। इस केस में क्या हुआ था कि डिस्प्यूट में थी नीदरलैंड और जर्मनी के बीच में डिस्प्यूट था। तो इस डिस्प्यूट में हुआ क्या था कि जो कोस्ट एरिया है, लैंड वाला जो एरिया है हमारा, वहाँ से जो टेरिटोरियल वाटर्स को हम नापते हैं, उस मैटर पे थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा था। तो इसमें कस्टमर जो जनरल कस्टम है उस वो प्रिवेल किया था इस केस में। बेसिकली इस केस में ये मुद्दा उठा था क्या कि कोई ट्रीटी जो है वो कस्टमरी प्रैक्टिस क्रिएट कर सकती है। तो हाँ, मतलब ट्रीटी कस्टमरी प्रैक्टिस को रिकॉग्नाइज कर सकती है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ये इसमें कहा गया था बेसिकली। ठीक है,
अब ना इसी में जनरल कस्टम में एक केस है जिसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। उस केस का नाम है पैकेट हबाना वर्सेस यूएस। पैकेट हबाना वर्सेस यूएस, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पैकेट हबाना वर्सेस यूएस 1898 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, 2 फिशिंग वेसल्स थे, पैकेट हबाना और लोला। दोनों यूएस कॉर्डन कैप्चर कर लेती, क्योंकि उस वक्त क्या था, अमेरिका और स्पेन वॉर में थे। तो अमेरिकन जो स्क्वाड्रन के लोग थे उन्होंने कैप्चर कर लिया इन दोनों फिशेस को। ये क्यूबा की कोस्ट लाइन पे बेसिकली वो कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे। तो जितने भी स्पेनिश शिप होते हैं, वेसल्स होती हैं, ये जनरली क्यूबा जो अमेरिका के जस्ट नीचे आता है मैप में अगर आप देखें तो वहाँ पर वेसल लेके जाते हैं, फिशिंग वगैरह करते हैं, बहुत कॉमन है। लेकिन क्योंकि उस वक्त वॉर था तो स्क्वाड्रन के लोग थे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और जो स्क्वाड्रन का लीडर था वो कहते हैं कि कैप्चर हमने इसलिए किया है क्योंकि इनके बोट पर स्पेन का फ्लैग था और स्पेन में कई फिशिंग वेसल्स हम पर स्पाई करने के इरादे से मंडरा रहे हैं उस एरिया में, क्यूबा वाले एरिया में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास मामला गया तो उसने डिक्री ऑफ कंडेमनेशन एंड सेल दी, जिसमें दोनों वेसल्स को बेच दिया गया। उसके अंदर मछलियाँ भी थी, 15 से 40 क्विंटल मछलियाँ थी, वो भी बेच दी गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है, यूएस का सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गया कि क्या ये चीज़ सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक लीगल प्रेसिडेंट दिया कि जब हम 1403 की बात करें तो किंग हेनरी द फोर्थ जो इंग्लैंड का था, उसने अपने ऑफिसर्स के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसमें उसने कहा था कि युद्ध के वक्त जो मछुआरे घूमते हैं उनको फ्री छोड़ दिया जाए, उनको मतलब पकड़ के ना लाया जाए, बंदी ना बनाया जाए। ये हर सिविलाइज स्टेट का, ये इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ का प्रिंसिपल है जो हर जगह रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यूएस ने बोला हमने भी एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल का वायलेशन करेंगे अगर हम ये नहीं मानेंगे तो उसने दोनों वेसल्स और आदमियों को रिहा करने के और विद कॉम्पनसेशन रिहा करने की बात की थी इस केस में। ठीक है, अब ये पोर्टुगल वर्सेस इंडिया का जो केस है, इस केस में क्या हुआ, पोर्टुगल के पास मतलब ये 1958 का केस है। आज़ादी से मतलब गोवा की जो आज़ादी है 1960s में हुई, 1962 में हुई है। तो उससे पहले का केस है जब दादर एंड नगर हवेली एंड गोवा पोर्टुगल उसके अंडर थे, पोर्टुगल कॉलोनी थे। तो इस केस में पोर्टुगल के पास दादर एंड नागर हवेली का पोजेशन था और वो कहते थे कि हमें राइट टू पैसेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक रास्ता है जिसके लिए हम उन्हें इंडियन कोस्ट लाइन से होकर गुजरना पड़ेगा, इंडिया के टेरिटोरियल वाटर से गुजरना पड़ेगा। इंडिया ने कर दिया मना। जजमेंट आया कि क्योंकि इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ का पार्ट है, यानी कि हमारे लोकल कस्टम का पार्ट था, सदियों से यहाँ पे कोई भी शासक रहा हो, हमने राइट टू वे दिया है, उसे राइट टू पैसेज दिया है, तो अब हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि अब ये प्रैक्टिस बन गया है हमारी। तो जो भी इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ का पार्ट है उसे राइट टू पैसेज दिया जाएगा, मतलब वो है तो हमें यहाँ पे पोर्टुगल को भी राइट टू पैसेज दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन लगाई गई कि आर्म्ड फोर्सेस या आर्म पुलिस या आर्म्स एंड एम्यूनेशन के साथ वो लोग उस रास्ते से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो ये फिर इंडिया की सोवरेनिटी के कॉन्ट्ररी जा सकता है। तो इसीलिए ये लोकल कस्टम को यहाँ पे माना गया था। फिर एक और केस था यहाँ पे कोलंबिया वर्सेस पेरू का। तो इस केस में क्या हुआ कि अजाइलम केस बोलते हैं इसे, बहुत फेमसली अजाइलम केस कहा जाता है, कि एक पेरुवियन आदमी था जो कू करना चाहता था। कू मतलब शासक हटाकर खुद शासक बनना चाहता था, कू करना चाहता था और मिलिट्री रेबिलियन उसने करवा दिया अपनी कंट्री में। अब पेरू के जो फोर्सेस थी उसे गिरफ्तार करने आ रही थी, तो उससे पहले उसने कोलंबिया की एम्बेसी में अजाइलम ले लिया। मतलब एक रूल है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का रूल है कि जो भी एम्बेसीज हैं, जिस भी कंट्री की एम्बेसी होती है वो उस कंट्री की टेरिटरी मानी जाती है। तो कोलंबिया की टेरिटरी मानी गई, वो जो पेरुवियन आदमी था वो कोलंबिया की टेरिटरी यानी कि एम्बेसी में चला गया, उसने असाइलम ले लिया वहाँ पे। वहाँ से कोई उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता था। पेरू ने रिक्वेस्ट करी कोलंबिया से कि मुझे उसे गिरफ्तार करना है, ये वो, कोलंबिया ने मना कर दिया। तो पेरू और कोलंबिया आईसीजे में गई मैटर लेकर, जिसमें पेरू कहता है कि हमने एक ट्रीटी साइन की थी, हवाना ट्रीटी साइन की थी, जो यूएस वाले एरिया में जितनी कंट्रीज हैं इन्होंने हवाना ट्रीटी साइन की थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये लोग अजाइलम नहीं देंगे, मतलब जनरल केसेस में किसी फॉरेन नेशनल को अजाइलम नहीं दी जाएगी। तो कोलंबिया यहाँ पे प्ली लेता है कि नहीं, ये हमारा लोकल कस्टम है कि अगर हम किसी को एक बार पनाह दे देते हैं तो हम उसे बार नहीं निकालते हैं। तब पेरू ने कहा कि अगर ये तुम्हारा लोकल कस्टम है तो ये प्रैक्टिस में क्यों नहीं है, और अगर था भी तो हवाना पैक्ट करते वक्त तुमने तो नहीं कहा कि ऐसा ऐसा हमारा कोई कस्टम है, लोकल कस्टम है। तो यहाँ पे इसे लोकल कस्टम नहीं माना था आईसीजे ने, और डिसीजन पेरू के फेवर में आया था, और जो पेरूवियन आदमी था उसे कोलंबियन एम्बेसी से बाहर आना पड़ा था।
ठीक है। अब इंटरनेशनल लॉ ये सारे तरह के कस्टम्स को रिकॉग्नाइज करता है। और अब कस्टम का हमें पता कैसे चलेगा कि कोई कस्टम कस्टम है? तो इसका एसेंशियल है, 4 एसेंशियल्स हैं: ड्यूरेशन, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड जनरलिटी। ये सब अगर है तो हम बोलेंगे कि कस्टम कस्टम है। अब कोई भी कस्टम है, उस हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक स्टेट प्रैक्टिस है या नहीं है? मतलब अगर आपको प्रूफ करना है कि कोई कस्टम कस्टम है, तो आपको सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि वो एक स्टेट प्रैक्टिस है। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि स्टेट प्रैक्टिस है, तो फिर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो ऑब्लिगेटरी स्टेट प्रैक्टिस है। तो पहले आप कैसे प्रूफ करेंगे कि वो स्टेट प्रैक्टिस है? आपको ये दिखाना पड़ेगा कि कितनी बार फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है उस पर या नहीं है, जुडिशियल डिसीजंस है या नहीं है, डिप्लोमेटिक पेपर्स हैं या नहीं है, कैसे आप फॉलो करते हो उसे, करते भी हो या नहीं करते हो, किस लेवल पे करते हो। ये सारी चीज़ें आपको दिखा के बताना पड़ेगा कि स्टेट प्रैक्टिस है या नहीं है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा टॉपिक कस्टम्स।